अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है गटन का चैप्टर नंबर 14। सबसे पहले पहले पैराग्राफ में जो है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। इसमें हमें बताया हुआ कि सर्कुलेशन का फंक्शन क्या होता है। सर्कुलेशन होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स को बॉडी टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करना और वेस्ट प्रोडक्ट को जो है वो रिमूव करना। कुछ ऑर्गन्स में जैसा कि किडनी में इसका एक्स्ट्रा फंक्शन जो एडिशनल फंक्शन जो होता है वो यही है कि ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद आगे हमें बताइए कि सर्कुलेशन की दो टाइप्स हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है बॉडी के टिश्यूज़, वो सर्कुलेशन जिसकी वजह से बॉडी के टिश्यूज़ को ब्लड फ्लो जो है वो सप्लाई किया जाता है और एक्सेप्ट लंग्स, और पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो लंग्स को प्रोवाइड करता है। अब होता यह है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो राइट लंग्स से जाता है लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल से आयोटा, और आयोटा से आगे पूरी बॉडी में जाता है। इसी तरह पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी ये होता है कि जो बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वेना केवा से जाता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और फिर वहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज़ जो हैं वो उसको लेकर जाती हैं लंग्स तक, और लंग्स में जाके ऑक्सीजनेट होता है और आगे फिर पल्मोनरी वेन्स इसको लेकर जाती हैं लेफ़्ट एट्रियम में। उसके बाद आगे हमें बताया हुआ है कि फंक्शनल पार्ट ऑफ सर्कुलेशन के जो फंक्शनल पार्ट सर्कुलेशन ठीक है, इसमें क्या बताया हुआ है कि जो सबसे पहले है आर्टरीज़ जो हैं, आर्टरीज़ में जो ब्लड फ्लो होता है, ट्रांसपोर्ट जो होता है ब्लड, वो हाई प्रेशर में होता है, इसीलिए इसकी वाल्व्स जो हैं वो वेस्कुलर होती हैं। इसके बाद जो है आर्ट्रियोल्स आती हैं। आर्ट्रियोल्स जो हैं वो कंट्रोल कंड्यूल्स होती हैं, मींस के वो ब्लड को कंट्रोल करती हैं। कैपिलरीज़ में जब ब्लड फ्लो कराना होता है तो वो टिश्यू की नीड के मुताबिक जाता है, तो उसके मुताबिक आर्ट्रियोल्स जो है ना वो ख़ुद को कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं या डायलेट करती हैं। ज़्यादा ब्लड जाना हो तो डायलेट करती हैं और कम जाना हो तो कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं। उसके बाद है आगे कैपिलरीज़ का फंक्शन बताया हुआ है कि कैपिलरीज़ में क्या होता है। कैपिलरीज़ में एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड होता है, तो यहाँ पे इसलिए ये जो है वो पोरस होता है। कैपिलरीज़ जो पोर्स होते हैं इसमें, जिसकी वजह से यहाँ पे आराम से एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड हो सकता है। मींस कि जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टिश्यू में जाता है और वहाँ का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या जो भी वेस्ट है वो जाता है उसमें कैपिलरीज़ में। ठीक है, आगे है वेन्यूल्स जो हैं वो कैपिलरीज़ से ब्लड कलेक्ट करके ये भेजते हैं वेंस में, और वेंस जो हैं वो फंक्शन एज अ कंड्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेन्यूल्स बैक टू द हार्ट। और वेंस क्या करती हैं कि वेन्यूल से ब्लड को लेकर जाती हैं दोबारा हार्ट में, और ये एक्स्ट्रा रिजर्वायर के तौर पर भी काम करती है क्योंकि इनका डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद आगे बताया हुआ हमें वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड का कितना वॉल्यूम होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्कुलेशन में। दो टाइप की सर्कुलेशन होती हैं, एक होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। फर्स्ट कर लें, अगर 100% ब्लड है हमारा तो उसमें से 84% जो है वो सिस्टेमिक में होगा और बाकी जो 16% है वो जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन का होगा। अब 84% अगर हम ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में है तो उसमें से क्या होगा कि 64% वेंस में होगा क्योंकि वेंस का डायमीटर ज़्यादा होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ब्लड होता है। उसके बाद 13% जो है वो आर्टरीज़ में होता है, 7% जो है वो आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज़ में होता है। इसी तरह अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन में देखें तो वहाँ पर टोटल 16% होता है, जिसमें हार्ट में 7% होता है और 9% जो है वो वेजल्स में होता है, पल्मोनरी वेजल्स में। उसके बाद है जी हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलोसिटीज़ ऑफ द ब्लड। ठीक है, आगे हमें इसमें सबके क्रॉस सेक्शनल एरिया बताया हुआ है। इससे पहले आप ये डायग्राम देखो कि पल्मोनरी सर्कुलेशन, और उसमें यहाँ डायग्राम में बताया हुआ है कि कितने % ब्लड होता है और कितना नहीं। ये आयोटा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में देखो कि आर्टरीज़ में है 13%, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज़ में आ गया 7% और टोटल हो गया ये, और वेंस में आता है 64%, टोटल हो गया ये 84%। इसके बाद पल्मोनरी सर्कुलेशन में देखें, इधर वेजल्स में होगा 9% और हार्ट में हो गया
7%, ये हो गया टोटल 16%। आगे जी हमारे पास है क्रॉस सेक्शनल एरिया बताया हुआ है हमें आयोटा 2.5, वही सारा टेबल आप देख लो। इसमें बताया हुआ है, नीचे लाइन लिखी हुई है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वेन्स आर मच लार्जर दैन दोज ऑफ द आर्टरीज एवरेजिंग अबाउट 4 टाइम दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्टरीज। इसमें बताया हुआ है कि जो वेन का डायमीटर है वो 4 टाइम ज़्यादा है आर्टरीज से। ठीक है, ऊपर देखो टेबल तो आपको समझ आ जाएगा कि आयोटा में देखिए 2.5 है, तो वेना केवा में कितना है 8, मीन्स के 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो तब जाके 8 आता है। 4 टाइम्स ज़्यादा है वेन्स में ब्लड। ठीक हो गया। आगे हमें बताया हुआ कि ब्लड फ्लो क्या होता है कि ब्लड फ्लो की वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो ये किसके इक्वल होता है कि वेलोसिटी जो है वो ब्लड फ्लो डिवाइडेड बाय एरिया। किसी भी एरिया में ब्लड फ्लो कितना जा रहा है उसकी वेलोसिटी को मेजर करना है। फिर कह रहे हैं कि रेस्टिंग कंडीशन में जो वेलोसिटी है आयोटा में, ठीक है, वो है 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जबकि 0.3 जो है वो कैपलरीज़ में क्यों वेलोसिटी कम होती है, ताकि आराम से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ मटेरियल होना होता है तो आराम से यहाँ पे डिफ्यूजन हो सके। आगे हमें बताया हुआ कि प्रेशर इन द वेरियस पोर्शन ऑफ द सर्कुलेशन में वेरियस पोर्शन में जो है वो प्रेशर कितना होता है। ठीक है, मीन प्रेशर जो होता है आयोटा में वो होता है तकरीबन 100 mm ऑफ मरकरी, और इसमें आर्टरीज़ में जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 होता है, डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm होता है। इसी तरह कैपिलरीज़ में प्रेशर जो है वो 35 mm होता है, और आर्ट्रियोलर एंड में इसका होता है 10 mm, और वेनस एंड में इसका होता है जी वेनस एंड में इसका 10 mm होता है, और सिस्टेमिक कैपिलरीज का जो हाई होता है आर्ट्रियोलर एंड में इसका हाई एज 35 mm और लो होता है 10 mm वेनस एंड में, और इसका जो एवरेज होता है वो 17 mm होता है। इसके अलावा आगे पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो है प्रेशर सिस्टेमिक की निस्बत कम होता है बहुत ज़्यादा, और इसमें आर्टीरियल प्रेशर जो है वो 16 mm होता है, पल्मोनरी आर्टरियल प्रेशर 16 mm होता है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी में जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 25 mm होता है, डायस्टोलिक 8 mm होता है, और पल्मोनरी कैपिलरीज में होता है 7 mm। उसके बाद आगे हमें बताया हुआ कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं सर्कुलेटरी फंक्शंस के। बेसिक 3 प्रिंसिपल होते हैं हमारे पास। सबसे पहले तो टिश्यू की नीड के मुताबिक हमें ब्लड फ्लो भेजना होता है, मतलब कि जितना टिश्यू की ज़रूरत होता है उतना ब्लड फ्लो भेजा जाता है। सपोज़ रेस्टिंग कंडीशन में अगर इंसान एक्सरसाइज कर रहा हो तो उसको 20 to 30 टाइम ज़्यादा चाहिए होता है ब्लड बनिस्बत रेस्टिंग कंडीशन के। तो आगे इन्होंने खुद ही कहा हुआ है कि हार्ट जो है वो तो 4 to 7 टाइम्स जो है वो उसकी आउटपुट जो है वो कार्डिक आउटपुट जो है 4 to 7 टाइम इंक्रीज़ हो सकती है दैन द रेस्टिंग लेवल, जबकि हमें यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि 20 to 30 टाइम्स चाहिए होता है। तो वो कहते हैं कि फिर इसकी टिश्यू की नीड को कैसे पूरा किया जाता है, जब एक्सरसाइज में या कोई भी काम कर रहे हो तो हमें इतना ब्लड चाहिए हो, तो ऐसा होता है कि जो बाकी जगह पर जो ब्लड भेजना होता है जो बाकी वेसल में उसको ये कंस्ट्रिक्ट कर देता है, तो ताकि उधर ब्लड कम जाए और यहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा जाए। सेकंड इसका ये है प्रिंसिपल कि कार्डिक आउटपुट इज़ द सम ऑफ ऑल द लोकल टिश्यू फ्लो। सही है, कार्डिक आउटपुट क्या होता है कि जो सारा टिश्यूज़ में जो ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है और वो वेंस में जाता है वापस रिटर्न, और फिर वेंस से दोबारा आता है ऑक्सीजनेट होके, तो ये सारा कह रहे हैं कि कार्डिक आउटपुट इज़ द सम ऑफ ऑल द लोकल टिश्यू फ्लोज। आगे है तीसरा जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो है आर्टीरियल प्रेशर रेगुलेशन के। आर्टीरियल प्रेशर को रेगुलेट कैसे किया जाता है। सपोज़ कि आर्टीरियल प्रेशर जो हमारे पास नॉर्मल होता है वो 100 mm मरकरी है, लेकिन अगर वो इससे कम हो जाता है तो क्या होता है कि हमारे जो नर्वस सिग्नल है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि इंक्रीज़ द फोर्स ऑफ हार्ट पंपिंग। ये क्या करता है कि हार्ट की पंपिंग फोर्स को ज़्यादा कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाए आर्टरीज़ में और उसका
जो है प्रेशर ज़्यादा हो, या फिर कहते हैं, या फिर कंट्रैक्शन ऑफ लार्ज वेनस रिजर्वायर, मींस के जो वेन्स है ना वह उनको कंट्रैक्ट करवाता है ताकि उसमें प्रेशर ज़्यादा हो, ब्लड ज़्यादा फ्लो करे और ज़्यादा से ज़्यादा जाए आर्टरीज़ में। या फिर कहते हैं कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स, या फिर आर्ट्रियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। अगर आर्ट्रियोल्स कंस्ट्रिक्ट होंगे, ज़ाहिर सी बात है, तो आगे ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो रहेगा आर्टरीज़ में, तो इस तरह उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। या फिर कह रहे हैं कि आगे किडनी भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेशर कंट्रोल में। किस तरह? या तो सिक्रीट करता है प्रेशर कंट्रोलिंग हार्मोन्स को, या फिर रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर को ऐसे रेगुलेट करता है कि ये सिक्रीशन वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीशन जो है वो कम कर देता है वेस्ट मटेरियल वाटर की। तो जब वाटर की एक्सक्रीशन को कम करता है तो वाटर ज़्यादा से ज़्यादा होता है बॉडी में, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ये ग्राफ रह गया है, ये एंड में हम करेंगे। नेक्स्ट आता है इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ प्रेशर फ्लो एंड द रेजिस्टेंस, के प्रेशर का, ब्लड फ्लो का और रेजिस्टेंस का आपस में क्या रिलेशन है। जो ब्लड फ्लो होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक प्रेशर डिफरेंस पर और एक रेजिस्टेंस पे। प्रेशर डिफरेंस क्या होता है कि वेसल के एक एंड और दूसरे एंड के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, आगे फार्मूला है कि फ़्लो किस पर डिपेंड कर और रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस क्या होता है कि रुकावट होती है, कोई फ़्लो कर ब्लड के फ़्लो में जो भी रुकावट है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो आगे ये फार्मूला उन्होंने दिया हुआ कि F इज़ इक्वल टू डेल पी बाई आर, मीन्स कि जो ब्लड फ़्लो है हमारा दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, प्रेशर डिफरेंस पर और रेजिस्टेंस पे। प्रेशर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ब्लड फ़्लो होगा, और जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ब्लड फ़्लो कम होगा। आगे हमने उधर एक चीज़ लिखी हुआ है कि अगर प्रेशर डिफरेंस जो है वो सेम होता है दोनों एंड में तो ब्लड जो है वो फ़्लो नहीं कर सकता। आगे ये अलजेब्रिक फॉर्म में रीअरेंज किया हुआ है। उसके बाद आगे है ब्लड फ़्लो। ब्लड फ़्लो क्या होता है कि मींस कि क्वांटिटी ऑफ ब्लड जो कि पास कर रही है गिवन पॉइंट से एक गिवन टाइम में, जो क्वांटिटी ऑफ ब्लड फ़्लो या वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ़्लो जो है ब्लड जो है फ़्लो कर रहा है उसको हम कहते हैं ब्लड फ़्लो। इसको किस में एक्सप्रेस किया जाता है? मिलीलीटर पर मिनट में और लीटर पर मिनट में। ठीक है, जो ओवरऑल ब्लड फ्लो होता है टोटल सर्कुलेशन ऑफ एडल्ट पर्सन रेस्ट में, वो कितना होता है हमारे पास 5000 ml पर मिनट, और कार्डिक आउटपुट भी हमारी इतनी ही होती है 5000। जाहिर सी बात है जो जितना ब्लड फ्लो आएगा वेंट्रिकल से आयोटा में वही हमारी कार्डिक आउटपुट होगी। उसके बाद आगे हमें बताया हुआ है कि मेथड फॉर मेजरिंग द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो को मेजर करने के दो मेथड हैं, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर और दूसरा है अल्ट्रासोनिक डॉपलर फ्लोमीटर। पहले जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर को डिस्कस करते हैं। ये जो है डिवाइस जो है ये पूरा फेरेडे लॉ पे डिपेंड करता है, फेरेडे लॉ की बेस पे वर्क करता है। ठीक है, फेरेडे लॉ में क्या था कि हम मैग्नेट के ज़रिए जो है वो करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ज़रिए जो करंट प्रोड्यूस होता था। तो इसमें क्या होता है कि ये आप पिक्चर देखो, वेज़ल है, वेज़ल के परपेंडिकुलर जो हैं वो मैग्नेटिक पोल्स लगे हुए हैं। ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स हैं और इसके साइड पे ये दो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, और ये जाके इलेक्ट्रोड्स हैं ये अटैच हैं वोल्टमीटर से। अब होता क्या है कि जैसे ही इनमें से ब्लड जो है वेसल में से फ़्लो करता है तो ये जो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं पोल्स लगे हुए हैं मैग्नेटिक पोल्स, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जैसे ही फ्लूइड इसमें से फ़्लो करेगा ना तो करंट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब मैग्नेटिक फ्लूइड जब फ़्लो कर रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उस फ्लूइड पर एक्ट करती है, और क्या होता है कि उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस हैं वो अलहदा हो जाते हैं, मीन्स इलेक्ट्रोड के अपने ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है। वोल्टेज डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता है और वो वोल्टमीटर में मेजर कर लिया जाता है। इस तरह जो है हम इसकी फ़्लो को मेजर करते हैं। इसके बाद आता है अल्ट्रासोनिक डॉपलर फ्लोमीटर। ये जो है आप कह लो कि डॉपलर इफ़ेक्ट पे डिपेंडेंट है। इसमें ये है कि अब यहाँ पे क्रिस्टल लगी हुई थी पीज़ो, इस डिवाइस में एक क्रिस्टल लगी हुई है
पीज़ो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ठीक है। ये क्रिस्टल जो है यहाँ पे ट्रांसड्यूसर का काम कर रही होती है, मीन्स के सिग्नल को जो है वो ट्रांसमिट करती है। कैसे कि अब क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक सिग्नल अप्लाई किया जाता है, जैसे ही करंट को अप्लाई किया जाता है तो और इसमें से फ्लो करता है, तो ये क्रिस्टल क्या करती है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल को चेंज करती है अल्ट्रासोनिक वेव में, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव जाके टकराती हैं ब्लड के साथ, ठीक है। ब्लड के साथ जब टकराती हैं तो टकरा कर ये वापस रिफ्लेक्ट करती हैं। तो जब रिफ्लेक्ट करके क्रिस्टल की तरफ जाती हैं तो क्या होता है कि क्रिस्टल जो है वो इसकी जो अल्ट्रासोनिक इफ़ेक्ट है इसको चेंज करती हैं करंट में, और ये जो है वो मेजर कर लिया जाता है इस तरह से, ठीक है। ये देखिए ये इधर ट्रांसमिटेड वेव है, ठीक है। इसमें से ट्रांसमिटेड वेव आएगी और ये यूं यूं करके, अब ये आई है इस तरह से यूं करके ट्रांसमिट हुई, तो इस तरह से हो जाता है, ये इस तरह वेव बनती है और ये मेजर हो जाता है।